स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे विभव मापी के बारे में। तो या फिर बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विभव मापी, तो विभव मापी मतलब विभव को मापने वाली, इसके बारे में हम अध्ययन है वो करेंगे। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विभव मापी। तो विभव मापी जो होती है यह पोटेंशियोमीटर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। तो विभव मापी क्या होती है उसके बारे में हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो विभव मापी नाम से पता चल रहा है कि विभव को मापने वाले, विभव मतलब वोल्टेज को मापने वाले। अब आपको पता होना चाहिए कि जो विभव को मापते हैं उसको तो हम किससे माप सकते हैं, वोल्टमीटर के साथ से माप सकते हैं। भाई जो विभव होता है, वोल्टेज होता है, उसको हमने पढ़ रखा है कि विभव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो वोल्टमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं तो फिर हम विभव मापी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं या फिर पोटेंशियोमीटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कारण है। क्या कारण है कि जो आपका विभव मापी है, ठीक है, या सॉरी पहले बात कर लेते हैं वोल्टमीटर की। जो आपका वोल्टमीटर होता है वो विभव को मापने के लिए परिपथ में से धारा लेता है। क्या लेता है, परिपथ में से धारा लेता है। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। मान लो आपके पास में क्या है, एक तार है, ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया एक प्रतिरोध, लगा दिया एक प्रतिरोध। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्रतिरोध के अंदर ये जो प्रतिरोध है वो कितने विभव का पतन करेगा, कितने विभव को यहाँ पर खत्म कर देगा, तो उसको आपको चेक करना है। कितने विभव को खत्म करेगा तो उसको आपको चेक करना है। कैसे खत्म करेगा, जब तक यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक तो खत्म करने से रहा नहीं करेगा ना खत्म। इसका मतलब यहाँ पर मान लेते हैं एक बार के लिए, यहाँ पर धारा इस तार में से यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं आर। अब मैं बोलूं यहाँ पर कि यहाँ पर कितना विभव का पतन हुआ, तो आप क्या बोलोगे, विभव ओम ने बताया था कि विभव कितना होता है आपका, वी बराबर होता है आई आर। मतलब तार के जो दोनों सिरों हैं, दोनों सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है, तार के दोनों सिरों के मध्य, तार ये मान लो, ठीक है, ये प्रतिरोध है, तो इसके दोनों सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। फिर यहाँ से हमने वो निकाल लिया था, फॉर्मूला आ गया था, आर नेतांक आ गया था, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब हमारे को इसके मध्य यहाँ पर विभवांतर चाहिए, तो इसके मध्य ओम के नियम से विभवांतर कितना आना चाहिए, ओम के नियम से विभवांतर आना चाहिए। इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है आपकी आई और आपका प्रतिरोध है आपका आर, तो आप लिख दोगे वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर लिख दो। मतलब यहाँ पर जो आपका विभव है वो कितना आना चाहिए, आई आर आना चाहिए इन दोनों सिरों के मध्य। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर विभव को हम मापेंगे से, ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला है। असल में फॉर्मूले से निकालने से पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, किसी एक उपकरण के साथ से मापना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे को बोल दी जाएगा आपको दो बिंदु दे रखे उनके मध्य आपको निकालना है क्या, विभव, तो आप क्या लगाओगे वहां पर, वोल्टमीटर लगाओगे। क्या लगाओगे, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर कैसे लगाया जाता है, वोल्टमीटर लगाया जाता है हमेशा समांतर क्रम में। तो यहाँ पर हम समांतर क्रम में क्या लगा देंगे, एक वोल्टमीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक वोल्टमीटर लगा देंगे। लगा दिया हमने वोल्टमीटर। अब देखो नई कहानी शुरू होगी। हमें पता है कि यहाँ पर विभव, इसके मध्य विभव कितना होना चाहिए, आई आर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आई आर होना चाहिए। हमारे को चेक करना था, प्रैक्टिकली चेक करना था क्या कि आई आर होना ही चाहिए या आई आर यहाँ पर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको चेक करने के लिए हमने लगाया एक वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर पता आपको समांतर क्रम में लगा जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं लगा जाता है, तो समांतर क्रम में लगा दिया। तो समांतर क्रम में लगा दिया। अब यहाँ पर होगा क्या, वोल्टमीटर में क्या होता है, एक इस प्रकार से मतलब सुई बनी होती है, ठीक है, और वो सुई क्या करती है, इस प्रकार से यहाँ पर मतलब इस प्रकार से गति करेगी, ठीक है, मतलब विक्षेपित होगी, ठीक है, विक्षेपित होगी। तो सुई जिस जगह पर जाकर रुकेगी वहां पर नीचे पैमाना लिखा होगा, मान लो वहां पर आ गया 5 वोल्ट, तो हम बता देंगे 5 वोल्ट यहाँ पर विभवांतर है। तो उसी प्रकार से कहने का मतलब इस सुई को विक्षेपित होना है, सुई को क्या होना है, विक्षेपित होना है। अब सुई विक्षेपित कैसे होगी कि यहाँ से धारा आ रही है आई, हमने यहाँ पर एक तार और लगा दिया, तो यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर धारा आ रही थी आई, मान लेते हैं इसमें से जो वोल्टमीटर है उसमें कुछ ना कुछ धारा चलेगी, I1 चलेगी। कितनी धारा चलेगी, I1 धारा चलेगी, I1 धारा चलेगी और जाएगी भी, क्योंकि अगर धारा नहीं जाएगी तब तक ये क्या नहीं कर पाएगा, तब तक ये क्या नहीं कर पाएगा, ये वोल्टेज को माप नहीं माप पाएगा। तो कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, पूरी नहीं जाएगी, थोड़ी सी मात्रा में। अगर हमने पीछे से 5 एम्पीयर दिए है तो यहाँ से कितनी एम्पीयर जाएगी, यहाँ पर मान लो 0.1 एम्पीयर चलेगी। 5 एम्पीयर दिए तो 0.1 एम्पीयर, मतलब बहुत ही नगण्य मात्रा में धारा गई, लेकिन धारा गई तो सही ना। तो इसका मतलब यहाँ पर धारा मान लेते हैं हमने कितनी गई, I1 गई। अगर इस साइड में पीछे से धारा आ रही है आपके I, इस साइड में धारा चली गई I1, तो यहाँ पर कितनी धारा जाएगी, संधि नियम लगा दो, किरचॉफ का संधि नियम, नहीं तो हम कॉमन सेंस से भी जान सकते हैं। यहाँ पर धारा आई गई, यहाँ पर I1 चली गई, तो इस साइड में कितनी जाएगी,
इस साइड में जाएगी, आई में से i1 घटा तो चली जाएगी। तो यहाँ पर धारा कितनी गई आपकी i माइनस का i1, धारा गई आपकी i माइनस का i1 गई। अब अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर अब आपके यहाँ पर कितना विभव आएगा, तो आप क्या बोलोगे, इसमें से प्रवाहित धारा कितनी है i माइनस i1, प्रतिरोध कितना है r है, तो आपका i माइनस का i1 और इंटू r, ये प्रतिरोध आप सॉरी विभव आया आपका। कब आया, जब आपने क्या लगाया, वोल्टमीटर लगाया, और जब आपने वोल्टमीटर नहीं लगाया तब आपका जो प्रतिरोध आया वो आया विभव आया IR। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ये विभव ज्यादा है या ये विभव ज्यादा है? मेरे को तो लग रहा है नीचे वाला विभव ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि नीचे वाले विभव में देखो सीधी आई है, लेकिन ऊपर वाले में से क्या आई में से तो कुछ घटा दिया हमने, घटा दिया तो इसका मतलब ये विभव क्या प्राप्त होगा, ये विभव हमारे को कम प्राप्त होगा और ये विभव हमारे को इससे तो ज्यादा ही प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाने से हमारे को कम विभव प्राप्त हुआ, मतलब वास्तव में जो विभव था वो हमारे को प्राप्त ही नहीं हुआ। क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि वोल्ट मीटर ने कुछ मात्रा में धारा ले ली, और कुछ मात्रा में धारा लेने की वजह से इस प्रतिरोध में से पूरी जो आई थी वो धारा नहीं गुजरी, और पूरी धारा जब तक आई नहीं गुजरेगी तब तक हमारा जो वास्तविक विभव होगा वो हमारे को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत। क्योंकि प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा धारा के मार्ग में उतनी ज्यादा बाधा आएगी। तो प्रतिरोध को 1-2 होगा तो काम चलेगा नहीं। हम कितना मान लेते हैं, प्रतिरोध अनंत है, मतलब इतना ज्यादा होना चाहिए कि यहाँ पर धारा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। लेकिन वास्तविक जीवन में या सामान्य जो जीवन है उसके अंदर ऐसा वोल्टमीटर बनाना संभव नहीं है जिसका प्रतिरोध है वो कितना हो, अनंत हो। तो हम बोल सकते हैं कोई भी एक आदर्श मतलब वोल्टमीटर होता है, आदर्श वोल्टमीटर का जो आदर्श वोल्टमीटर होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर जो कि संभव नहीं है, ठीक है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अनंत होगा तो धारा नहीं जाएगी, तो यहाँ पर हमारे शुद्ध मान मिलेगा। इसी के आधार पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका आदर्श एमीटर होता है, आदर्श एमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप आदर्श एमीटर में जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि एमीटर को इस प्रकार से लगाते हैं। अगर इसका प्रतिरोध अगर अनंत हो गया तो इसका मतलब ये धारा को आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि सारा जो धारा है वो कौन खा जाएगा, बीच में ये जो प्रतिरोध है वो खा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एमीटर के अंदर वो आपका प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? प्रतिरोध 0 होना चाहिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। लेकिन ऐसा कोई मतलब एमीटर होता ही नहीं जिसका प्रतिरोध है वो 0 होता है। तो ये तो किसकी बात हो रही है? ये तो आदर्श की बात हो रही है, जबकि आदर्श है वो संभव नहीं। तो यहाँ पर अगर धारा ना जाए तो हमारे को बनाना पड़ेगा कि अगर धारा हमारे को नहीं जानी चाहिए तो उसके लिए हमारे को बनाना पड़ेगा आदर्श वोल्टमीटर, जो जिसका प्रतिरोध है वो क्या होगा? अनंत होगा। और ऐसा वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। तो इसका मतलब हमारा कोई एक अन्य ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो क्या करे, जिसकी सहायता से हम वोल्ट को माप भी सके और उसके अंदर धारा भी ना जाए। तो ऐसा हमारे कोई तरीका बनाना पड़ेगा। तो ये जो तरीका बनाया गया है, ठीक है, ये जो उपकरण बनाया गया है जिसमें बिल्कुल भी धारा ना जाए और हमारे को विभव भी पता चल जाए, उसको बोलते हैं हमें विभव मापी। उसको क्या बोलते हैं? हमें विभव मापी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर की सहायता से हमें वो क्यों विभव को असल में रियल में ज्ञात है वो नहीं कर सकते हैं। असली में जो वास्तविक जो हमारे विभव उसको क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि जो वोल्टमीटर होता है वो कुछ मान की क्या ले लेता है? धारा ले लेता है यहाँ पर, और कुछ मान की धारा लेने की वजह से यहाँ पर हमारे को जो वास्तविक विभव है उसमें क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसी सॉल्यूशन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं विभव मापी को, या फिर पोटेंशियोमीटर को बनाते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का कार्य क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी युक्ति है, ध्यान सुनना, पोटेंशियोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में बिना, जो खुद के जो परिपथ है उसमें बिना धारा लिए सही विद्युत वाहक बल या सही विभवांतर को मापती है। ऐसी युक्ति को हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर या फिर विभव मापी। मतलब पोटेंशियोमीटर के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, और बिना धारा प्रवाहित के भी यहाँ पर क्या होता है? जो वोल्टमीटर मतलब वोल्ट और जो विद्युत वाहक बल, बात तो एक है ना। तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, किसी बैटरी का वोल्ट होता है, विभव होता है, तो उसको हम माप सकते हैं। तो अब आप सोचो किस प्रकार से यहाँ पर तो धारा जानी चाहिए, धारा नहीं जाएगी तो स्वयं विक्षेप कैसे यहाँ पर आएगा? तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर परिवर्तन, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई ना यहाँ पर। और गड़बड़ कैसे हुई है तो उसको हमारे को चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अभी विभव मापी के बारे में, और विभव मापी का अध्ययन क्यों करेंगे उसका हमने अध्ययन यहाँ पर अभी कर लिया है। तो अब देखते हैं विभव मापी की, क्योंकि अध्ययन करने से ये तो हमने देख लिया विभव मापी का क्या कार्य, क्या सिद्धांत होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि विभव मापी है, विभव मापी की बनावट किस प्रकार की होती है, मतलब किस प्रकार से इसकी संरचना है वो बनाई जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन है वो करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लेंगे एक लकड़ी का कार्डबोर्ड, ठीक है।
इस प्रकार से हमने एक ले लिया लकड़ी का कार्डबोर्ड। देखो अच्छे समझना है आपको, ये ले लिया हमने लकड़ी का कार्डबोर्ड। हम लेंगे एक 10 मीटर, साधारण 10 मीटर, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे मीटर से तो रहता है, मीटर से तो अंदर क्या रहता है, फिक्स रहता है कि आपको जो तार लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, 1 मीटर का लेना पड़ेगा। यहाँ पर तार फिक्स नहीं है, यहाँ पर तार आप है वो 5 मीटर भी ले सकते हो, 7 मीटर भी ले सकते हो, 6 मीटर भी ले सकते हो, 4 से कम नहीं लेना है, ठीक है, 4 से कम नहीं लेना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक यहाँ तक ले सकते हो, ठीक है। तो लेकिन जब साधारणतः जितने ज्यादातर जो भी आपके पोटेंशियोमीटर है या विभवमापी बनाई जाती है उसमें साधारणतः जो तार की लंबाई होती है वो लगभग 10 मीटर मानी जाती है, और आपकी जो बुक है उसके अंदर भी 10 मीटर दे रखी है, तो हम 10 मीटर यहाँ पर मानेंगे। तो हम क्या लेंगे, एक 10 मीटर लंबा मैग्नीन कांस्टेंट या यूरेका नाम का जो तार होता है उसको हम प्रयोग करेंगे। मैग्नीन कांस्टेंट नामक तार का प्रयोग करेंगे। मैग्नीन और कांस्टेंट तार का ही क्यों प्रयोग किया जाता है विभवमापी के अंदर, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि मैग्नीन और जो आपका कांस्टेंट है तार है उसकी जो मतलब उसका मतलब ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब कहने को बोलो निम्न ताप गुणांक होता है उसका, मतलब ताप का गुणांक बहुत ही कम होता है। मतलब ताप में परिवर्तन करने पर जो मैग्नीन और कांस्टेंट है उनका प्रतिरोध नहीं बढ़ता है, इसलिए हम मैग्नीन या कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। और एक ध्यान में रखना है कि जिसका मतलब प्रतिरोध इसका कम बढ़ता है तो इसको हम बोलेंगे उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तार है, इनका जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होनी चाहिए, समझो, ठीक है। मतलब मैग्नीन और कांस्टेंट की जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होनी चाहिए और प्रतिरोधक कम होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग है वो करेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे 10 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंट का तार। ये हमने एक लकड़ी कार्डबोर्ड लिया, इस लकड़ी कार्डबोर्ड के ऊपर, ठीक है, इस लकड़ी कार्डबोर्ड के यहाँ पर ऊपर लगा होता है एक पैमाना। क्या लगा होता है, एक पैमाना। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, इसको आप ऐसे एज्यूम करो कि आपके पास में एक टेबल पड़ी है, ठीक है, आप खड़े हो, आपके पास सामने एक टेबल है, उस टेबल पर ये एक लकड़ी का कार्डबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ है, लकड़ी कार्डबोर्ड रखा हुआ है टेबल के ऊपर, इस प्रकार से लकड़ी कार्डबोर्ड रखा हुआ है। उसके ऊपर वाले सिरे पर बना है एक पैमाना, ठीक है, स्केल मान लो बड़ी से स्केल लगी हुई है, पैमाना लगा हुआ है, ठीक है, इससे समझना, आपको एज्यूम करना है इसे। तो ये हमने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, उसके ऊपर लगा होता है एक पैमाना। अब यहाँ पर होता क्या है, इस लकड़ी के टुकड़े पर यहाँ पर लगा होता है एक संयोजक पेच। क्या लगा होता है, एक संयोजक पेच लगा होता है, ठीक है, संयोजक पेच, तार को कसने वाला। और यहाँ पर एक नीचे भी, एक इसके नीचे वाले सिरे पे भी लगा होता है एक संयोजक पेच। क्या लगा होता है, संयोजक पेच। अब हमारे को क्या करना है, अब ये जो आपका लकड़ी कार्डबोर्ड, हम तार कितना लिया हमने, तार 10 मीटर लिया। अब 10 मीटर हम लंबी जो लकड़ी लेके उस पर तो तार सीधा नहीं लगा सकते ना, नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर सीधा इस प्रकार से लगाएंगे तो लकड़ी 10 मीटर लंबी हो जाएगी, तो फिर इसको प्रयोग में कैसे लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया, इसलिए यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर जो तार है 10 मीटर तार लेते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार से घुमा देते हैं, ठीक है, टच नहीं करना। तो यहाँ पर हम 10 मीटर लंबा जो तार लेंगे उसको यहाँ पर पहले जो ए बिंदु मान लो और ये बी बिंदु मान लो, ठीक है। तो ए बिंदु पर उसको बांधेंगे जो संयोजक पेच है, फिर इसको इस प्रकार से यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम एक धुरी। क्या लगा देंगे, एक धुरी, ठीक है, जिसके सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तार को यहाँ पर बांध देंगे और फिर इसको ऐसे घुमाएंगे यहाँ पर, फिर इसको तार को यहाँ पर लेकर आएंगे, फिर यहाँ पर फिर से एक क्या लगा देंगे, धुरी लगा देंगे, फिर यहाँ पर इसको फिर से ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, धुरी लगा देंगे। अब धुरी नहीं लगाएंगे, धुरी मतलब इस प्रकार से, वही वापस से जूम करो, आप सामने एक लकड़ी का कार्डबोर्ड है, ठीक है, या फिर टुकड़ा है, उसके ऊपर पैमाना लगा हुआ है, 2 संयोजक पेच लगे हुए हैं। अब हमारे क्या करना है, तार को 10 मीटर तार को है वो इसके ऊपर पूरे लकड़ी पे फिक्स करना है। तो यहाँ पर हम इस ए बिंदु पर बांधा, फिर इसको ऐसे, अब यहाँ पर आप किसी वस्तु से बांधोगे नहीं इस तार को, तो वापस जब आप खींचोगे तो वापस तार यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए हमने ऐसे मान लो यहाँ पर एक इस प्रकार से धुरी लगा रखी है, ठीक है, ताकि तार है वो जो है वो इस साइड में ना आए। तो ये आपको समझना है। और फिर यहाँ पर एक और लगा दी हमने धुरी, यहाँ पर फिर से एक और धुरी लगाई, यहाँ पर मान लो एक और धुरी लगाई, और यहाँ पर फिर वापस से तार किसको जोड़ दी, तार जोड़ दिया आपको, बी पर वो तार को जोड़ दिया। तो ये जो तार है, इस तार पूरे की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, टोटल पूरे की लंबाई है आपकी 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर, हम 10 मीटर मान के चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने 10 मीटर लंबाई ले लिया, यहाँ पर ए और बी के मध्य जो तार है वो कितना है, 10 मीटर लंबा है। और तार किस किस प्रकृति का तार है, मैग्नीन या कांस्टेंट का तार यहाँ पर बना हुआ है। पैमाना लग गया, मैग्नीन या कांस्टेंट का तार ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो इससे जो तार है इससे जोड़ेंगे एक बैटरी, धारा नियंत्रक और कुंजी। क्या करेंगे, बैटरी, धारा नियंत्रक और कुंजी। तो ये हमने क्या किया, ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से एक तार है, ठीक है, उस तार से हमने यहाँ पर क्या जोड़ी, एक बैटरी जोड़ी। ए वाला सिरा उसको बैटरी को जोड़ेंगे प्लस वाले सिरे से,
ये प्लस वाला सिरा। फिर यहाँ पर इसको माइनस वाले सिरे को अब जोड़ना कहाँ पर है, बी पर जोड़ना है, लेकिन बी पर जोड़ने से पहले हम यहाँ पर लगाएंगे एक धारा नियंत्रक। क्या लगाएंगे, एक धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक हमने इस प्रकार से लगा दिया, पता ही आपको रियोस्टेट किस प्रकार से लगा देता है। तो ये धारा नियंत्रक यहाँ पर, अब 20 जोड़ने से पहले हम यहाँ पर एक लगाएंगे कुंजी। क्या लगाएंगे, एक कुंजी, ठीक है, इस प्रकार से कुंजी लगा देंगे और फिर इसको कहां से जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे। क्लियर इतनी बात। अब आप इसको अगर ऐसे बनाओगे तो ये किस प्रकार से, अगर तार सीधा होता तो किस प्रकार से बनता, ये ए पॉइंट यहाँ पर मान लो, ये बी पॉइंट यहाँ पर मान लो, ए और बी के मध्य कितना लंबा तार लगा है, 10 मीटर लंबा तार लगा है, और उसको हमने क्या कर दिया, ए को जोड़ दिया बैटरी के प्लस से, और यहाँ पर एक हमने लगा दिया धारा नियंत्रक, और फिर यहाँ पर इसको जोड़ दिया बी से, और यहाँ पर एक हमने क्या लगा दी, कुंजी लगा दी। तो ये तो परिपथ है, ठीक है। बस ये इसको हमने जैसे हमारा असल में जो होता है, ठीक है, उसके रूप में हमने दर्शाया है कि यहाँ पर ये लकड़ी कार्डबोर्ड पे इस प्रकार से तार लगा होगा, फिर यहाँ पर ए और बी है, ए को हम पहले जोड़ेंगे एक बैटरी की सहायता से, ठीक है, जिसका जो विद्युत वाहक बल है वो मान लेते हैं ईपी, पी मतलब प्राइमरी, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी परिपथ, मतलब प्राइमरी सर्किट मतलब प्राथमिक परिपथ। क्या बोलेंगे, प्राथमिक परिपथ, इसको बोलेंगे प्राथमिक परिपथ। तो ये आपका जो अभी तक हमने बनाया है ये होता है आपका प्राथमिक परिपथ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक परिपथ बोलते हैं। इतना काम क्लियर। अब एक बात बताओ, विभवमापी का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, ये विभवमापी क्यों पढ़ रहे हैं, विभवमापी को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किसी अज्ञात कोई भी एक बैटरी है या फिर कोई भी एक सेल है जिसका विभव है वो अज्ञात है, मतलब ज्ञात नहीं है, उस विभव को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उस विभव को ज्ञात करने के लिए, सेल का विभव ज्ञात करना है, तो सीधा हम वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं, दो तार के साथ से उसके वोल्टमीटर जोड़ दिया तो विभव मिल जाएगा, लेकिन वो वास्तविक विभव में नहीं मिलेगा। तो हमें विभवमापी की सहायता से क्या करना है, वास्तविक विभव वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका भी हमारे को विभव ज्ञात करना है, जिस भी सेल का, उस सेल को लेंगे, उस सेल के क्या होंगे, दो टर्मिनल होंगे, एक पर प्लस होगा एक पर माइनस होगा। तो सेल का जो प्लस वाला सिरा है उस प्लस वाले सिरे को हम जोड़ेंगे जो आपका ए बिंदु है, उस ए बिंदु से जोड़ेंगे, ठीक है, ए बिंदु से हमने जोड़ दिया। ये हमने एक सेल ले लिया जिसका हमें विद्युत वाहक बल है वो ज्ञात नहीं है, और इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं कितना है, ई है, हमें ई ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे उसको आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर इस प्रकार से जो माइनस वाला सिरा है, अब यहाँ पर हम लेंगे एक गैल्वेनोमीटर। क्या लेंगे, एक गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी। क्या लेंगे, एक धारामापी। तो ये एक धारामापी ले लिया हमने जी। अब इस धारामापी का एक सिरा तो बैटरी के नेगेटिव से और एक सिरा जोड़ दिया हमने आगे जोकी से। किससे जोड़ दिया, जोकी से जोड़ दिया। अब ये जो जोकी है वो कहां पर जाएगी, जोकी आपकी यहाँ पर जाएगी, इस वाले तारों पर, यहाँ पर तारों पर, इन तारों पर है वो क्या करेंगे, हम जोकी को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्या लगी होती है, आपकी जोकी लगी होती है। तो ये जो दूसरा जो हमने परिपथ बनाया है ये वाला, अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये आपका जो ए वाला सिरा है ये तार था, तार से हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ी इस ए वाले पॉइंट से, और हमने क्या किया यहाँ पर एक मतलब जो अज्ञात जिसका विद्युत वाहक बल पता नहीं उसको सेल को जोड़ा, ठीक है, प्लस वाला एक ही सिरे, जो दोनों आपके ये यहाँ पर है ना सेल या बैटरी जो भी है उनके प्लस वाले सिरे ए बिंदु से जोड़ना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना, यहाँ इंपोर्टेंट बात है। फिर हमने क्या कर दिया, इसका विद्युत वाहक बल ई है। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक लगा दी इसकी यहाँ पर धारामापी, और उस धारामापी का जो एक सिरा है वो हमने यहाँ पर इस तार पर सिरेपी जो कुंजी या फिर जो की उसकी सहायता से यहाँ पर रख दिया, ठीक है। सिरेपी कुंजी जानते हो ना, उस तार को अलग अलग जगह पर रख के हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये जो हमने दूसरा बनाया है इसको बोलते हैं द्वितीय परिपथ। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय परिपथ, द्वितीय परिपथ, सेकंड सर्किट, ठीक है। ये होता है प्राथमिक परिपथ। तो ये आपकी नॉर्मल सी होती है, यहाँ पर विभवमापी की जो बनावट है वो होती है, ठीक है। विभवमापी के में जो होता है उसके अंदर 10 मीटर लंबा है वो मैग्नीज या कांस्टेंट का तार लिया जाता है, उसको एक लकड़ी के बोर्ड पर है वो क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से लगा दिया जाता है। उसके दो सिरे होंगे, तार के दो सिरे होंगे, उन तार के दो सिरों में से एक सिरे को बैटरी के, ये जो ईपी है ये हमें ज्ञात होगा, बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो हमें ज्ञात होगा, ठीक है, उससे जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर रियोस्टेट लगा देंगे ताकि धारा को नियंत्रित कर सके अलग अलग मान निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, फिर बी से हमने जोड़ दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक अज्ञात विद्युत वाहक बल जिसका विद्युत वाहक बल पता नहीं है उस सेल को लेंगे, और उस सेल का जो प्लस वाला सिरा है वापस से किससे जोड़ेंगे, ए से जोड़ेंगे। कहने वाले जो ए सिरा है, या तो आप जो सेल और जो आप ये सेल और जो बैटरी है उनका माइनस एक साथ जोड़ो, या फिर ए से आप उन दोनों का क्या जोड़ो, प्लस एक साथ में जोड़ो। कहने का मतलब ए बिंदु है, एक ही तार का जो सिरा है उससे आपको प्लस प्लस जोड़ना है या फिर माइनस माइनस जोड़ना है। तो हम यहाँ पर किसको जोड़ के कार्य कर रहे हैं, प्लस प्लस को जोड़ के कार्य कर, तो आपको यहाँ पर प्लस जोड़ना है। ए बिंदु से हमेशा आपको बैटरी हो, सेल हो, चाहे कोई भी उसका प्लस आपको ए बिंदु से जोड़ना है।
और जो प्राथमिक सेल था, प्राथमिक सेल, इसको बोलेंगे प्राथमिक सेल, क्योंकि ये प्राथमिक परिपथ का है सेल, इसलिए इसको प्राथमिक सेल बोलेंगे। प्राथमिक सेल का जो प्लस वाला सिरा वो एक्स जुड़ गया, प्राथमिक सेल का जो नेगेटिव सिरा है उसको रियोस्टेट से जोड़ा, रियोस्टेट से जोड़ने के बाद में हमने फिर इसको कुंजी से जोड़ा, और कुंजी जोड़ने के बाद में हमने जोड़ दिया इसको बी पॉइंट से। फिर हमने क्या किया, जो हमारा अज्ञात विद्युत बल वाला जो सेल था उसका भी प्लस हमने ए से जोड़ा, उसका जो नेगेटिव वाला सिरा है उसको हमने जोड़ा धारामापी से, धारामापी का जो दूसरा सिरा उसको हमने जोड़ा जोकी से, और जोकी को हम क्या करेंगे इस तार पर है वो अलग अलग जगह पर रखेंगे, और हम यहाँ पर क्या क्या कर लेंगे, जो भी वो है वो क्या कर लेंगे। अब क्या फॉर्मूला होगा, किस प्रकार से निकलेगा, तो उसके बारे में हम जो अध्ययन है वो हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे। अब तक आप क्या कर लो, इसके बारे में अच्छे से वो यहाँ पर समझ लो, इसका परिपथ समझना बहुत ही जरूरी है। परिपथ जिसको समझ में आ गया उसके लिए कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे मीटर सेतुओं में जिसको परिपथ समझ में आ गया उसके लिए बिल्कुल आसान है, वहां पर मतलब ज्यादा डेरिवेशन तो है ही नहीं, 3-4 लाइनें व्हीटस्टोन सेतु है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पर भी एक छोटी सी बात है जो मुख्य बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको परिपथ अच्छे से वो समझ में आना चाहिए। आपकी जो नोट्स बना रखे हैं आपको परिपथ बना रखे हैं तो उनको आपको अच्छे से वहां पर समझना है। तो सारी बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। इसका जो अगला जो भाग रहेगा उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और आपके पास में एक महत्वपूर्ण सूचना भी है कि अब जो आपका है मतलब एक बड़ा टेस्ट होगा, तो उस बड़े टेस्ट के अंदर मेजर टेस्ट होगा, उस मेजर टेस्ट के अंदर है वो आपको जितने भी टॉपिक अभी तक सारे करवाए हैं, जितने भी चैप्टर करवाए हैं वो सारे चैप्टर आएंगे। उनके आपकी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर बीच में से नोट्स में से कहीं से भी किसी भी जगह से आंकिक प्रश्न कहीं से भी है वो उदाहरण एग्जाम्पल कहीं से भी आपके आ सकते हैं। तो आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। आपके जो भी डाउट्स आते हैं, चाहे आंकिक प्रश्न से संबंधित हो, चाहे आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, टॉपिक की तो कोई बात नहीं दी तो क्योंकि टॉपिक के तो सारे वीडियो बना रखे हैं, फिर भी आपको कोई डाउट हो टॉपिक के अंदर कि ये यहाँ पर कैसे बात हुआ, आप वहाँ पर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है वहाँ पर आप डाल सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर है वो लिख सकते हो, और आपको जो टेस्ट है उसको देना है।